हेलो दोस्तों। तो आज टॉपिक डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे और ये GS3 मेंस का टॉपिक आता है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो आपका टॉपिक है दैट इज जी ऑन GS3। क्यों? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और एनर्जी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये GS3 का पार्ट हो जाता है, हमें समझ में आया। ठीक है, तो रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, RAPF ऐसी नाम दिया मैंने। ठीक है, इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले बहुत सारी चीजें हमको समझनी है। सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी फ्रेमवर्क है वो किसके अकॉर्डिंग है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। तो भाई बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है कि लेटर से ये 1 ये 2 ये सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करके इनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदता कौन है? डिस्कॉम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। ये यहां इनसे खरीदती है इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी आपके कंज्यूमर्स को ये सेंड कर देती है। तो इस प्रकार के फ्रेमवर्क आपका इलेक्ट्रिसिटी का चलता है। ठीक है, इसके कई सारे रूल्स थे और इसको इंप्लीमेंटिंग कराने का और रेगुलेट करने का जो अथॉरिटी था किसके पास था? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास था। ठीक है, तो उसके बाद 2003 के बाद कुछ, अब ज्यादा इसमें हम लोग नहीं जाते हैं कि 2003 में क्या था नहीं था, हम सीधा आते हैं हमारा 2022 में इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करके इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बनाए गए। ठीक है, तो अभी भी हम लोग रिसोर्स RAPF पे नहीं आए हैं। ठीक है, अभी भी हम लोग समझ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या बताया है। भाई ये जो नया बिल आया इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई। उसमें बताया गया कि भाई ये जो डिस्कॉम्स हैं, लेटर से ये एक एरिया है जहां पे ये बिजली दे रहे हैं, तो इस एरिया में जरूरी नहीं है केवल एक ही डिस्कॉम हो सकता है 2 3 कितने भी डिस्कॉम्स हो सकते हैं। तो किसी भी एक एरिया में एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो सकते हैं काम करते हुए। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा करने पर कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो पहली बात तो ये मोनोपोली नहीं होगी। तो आपको अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पसंद नहीं आ रही है एज ए कंज्यूमर, तो आप किसी दूसरे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास जा सकते हैं। तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोग अपने रेट्स ठीक ठाक रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अगर आप रेगुलेटर को, जैसे आपको डिस्कॉम बनना है, आपने रेगुलेटर को बोला कि भाई साहब हमको आप डिस्कॉम बनना है, तो रेगुलेटर अगर 90 डेज तक अपना डिसीजन नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली आप एक डिस्कॉम बन गए। ठीक है ना, ऐसा भी रूल है इसमें। ठीक है, और इस नए बिल में एक बात कही है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि भाई मोनोपोली कर दे कोई। ठीक है, कंपटीशन लो करके मोनोपोली कर दे, सारे कंपनीज खत्म कर दे, उसके बाद मनमाने रेट्स मांगने लग जाए। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, कभी भी रेट एक मिनिमम से कम नहीं होगा और कभी भी रेट एक मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि मोनोपोली बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने रेट जरूर से ज्यादा नीचे गिरा देती है, उससे बाकी सारा कंपटीशन फिनिश हो जाता है। और एक बार सारा कंपटीशन फिनिश हो गया फिर धीरे धीरे वो मैक्स अपना जो प्राइस का लेवल है वो बढ़ाती चली जाती है। तो ये काम नहीं होगा इससे, क्योंकि कहा गया है कि भाई एक मिनिमम रेट से कम नहीं ले सकते और मिनिमम रेट के ज्यादा नहीं ले सकते। एक सीलिंग लगा दी आपके मिनिमम और मैक्सिमम रेट के ऊपर। ठीक है, तो इस बिल में और क्या क्या है? आरपीओ का मतलब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो ये क्या होता है कि किसी भी डिस्कॉम को, लेटर से इस डिस्कॉम को इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, तो लेटर से 100 गीगावाट उसने अगर इलेक्ट्रिसिटी खरीदी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कुछ भी, लेटर से 10% इसका रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, यानी कि 10 गीगावाट से 10 गीगावाट आप रिन्यूएबल एनर्जी से लोगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करके बता देती है, इसी को बोल लेते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो इस नए बिल में ऐसा कहा गया है कि कोई भी आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को एक मिनिमम परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम परसेंटेज सेट कर देना है कि इतना तो आपका आरपीओ होना ही चाहिए, इतना तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी आपको परचेज करना ही करना है। तो ये बात हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ चीजें और है, जैसे कि अभी देखेंगे क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड। तो इन्होंने कहा है कि एक फंड बनाया जाएगा, उस फंड में पैसा कहां से आएगा? वो कहते हैं लेटर से 2 एरिया, एक 1 एक 2। ठीक है, एक 1 एक 2। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 1 कौन सा एरिया है? जो कमर्शियल कंज्यूमर है आपके, जिनके पास पैसा देने के लिए ज्यादा है, मतलब पैसा ज्यादा दे सकते हैं, तो इनसे पैसा इकट्ठा किया जाएगा और इस फंड में डाला जाएगा। ठीक है, और इस फंड से सब्सिडी दी जाएगी किसको? रिमोट एरियाज में, अगर कोई फार्मर है, रिमोट एरियाज में जो लोग हैं जो ज्यादा पे नहीं कर सकते, तो उनके बेनिफिट के लिए ये फंड बनाया जाएगा। इसको बोला जाएगा क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एक्ट में आपका जो रेगुलेटर्स है इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इनको बोला गया है कि भाई जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बनाइए आप प्रॉपर, ताकि पेमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये सारे लॉज बनाए गए थे। ठीक है, ये सारे लॉज बनाए गए थे। अभी RAPF पे आएंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग ये इसी पर है, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स पर ही है। ठीक है, अच्छा और क्या बात हुई? तो ये वाला जो आपका रूल्स बन गए 2022 में, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कई सारी थी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का हनन है,
भाई क्यों हनन है? उन्होंने कहा कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट सब्जेक्ट है और सेंटर उस पर लॉ बना रही है और जो स्टेट कंसल्ट भी नहीं किया जा रहा। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है, ठीक है, ये एक इशू है। दूसरी बात है इनइक्विटी का इशू है, यानी कि भाई जो डिस्कॉम्स है वो रूरल एरिया को हमेशा निगलेक्ट करते हैं। और अच्छा, रूरल एरिया में क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं कमाना होता है, अर्बन एरिया में ज्यादा पैसा बनता है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन जो भी बढ़ेगा अर्बन एरिया में बढ़ेगा, तो रूरल तो अब भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बेचने को तैयार नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम अभी भी है कि इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो डिस्कॉम्स हो जाएंगे, पहले तो अभी तो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, अभी ये पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज होने पर कुछ डर भी बैठ जाता है लोगों में। क्या डर बैठा है कि भाई फार्मर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दी वो तो गवर्नमेंट तो दे देती थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी बोले कि नहीं हम सब्सिडी नहीं देंगे फार्मर्स को, तो लोगों को इस बात का डर है। और ये कहा गया है कि भाई जो भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉफिट है तो प्राइवेट वालों के पास सारा प्रॉफिट चला जाएगा और जितना भी लॉस है वो आपको नेशनलाइज कर दिया जाएगा सारा लॉस को, ठीक है। जो भी लॉस है वो आपका सेंटर बियर कर जाएगी, सॉरी गवर्नमेंट बियर करेगी, और जो भी प्रॉफिट है वो प्राइवेट कंपनीज खा लेगी। तो इस बात का भी डर लोगों को सताने लगा है, और ये हुआ है प्राइवेटाइजेशन से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। और प्राइवेटाइजेशन होने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट होगा तो ऑब्वियसली जॉब लॉस हो जाएगी, ठीक है, तो जॉब लॉस होने की संभावना ज्यादा है। तो ये सारे लोगों को प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर एक्ट से। तो हमको समझ में आया क्या क्या फायदा क्या क्या नुकसान है। दोबारा एक बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये डिस्कस किया हमने, क्या इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है ना। इसको दोबारा एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बार बार देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो गवर्नमेंट है गाइडलाइंस बनाई है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स एडिक्वेसी। भाई रिसोर्स आपके पास एडिक्वेट है कि नहीं उसका प्लानिंग करना, और ये जानने के बाद प्लानिंग का फ्रेमवर्क तैयार करना, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस दिया गया है। किसने दिया है ये गाइडलाइंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दिया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या हुआ, कंसल्ट किया किससे? सीईए के साथ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को बोला कि भाई ये गाइडलाइंस बनाना है आपको। तो उन्होंने ये गाइडलाइंस बना दिए, ड्राफ्ट गाइडलाइंस बना दिए इन द फॉर्म ऑफ ये आपका रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया। किससे कंसल्ट किया? अगेन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से इन्होंने कंसल्ट कर दिया, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है? तो ये जो नया फ्रेमवर्क बना है उसमें इन्होंने सारे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको बोला है कि अपन को एक रिपोर्ट चाहिए। उस रिपोर्ट में क्या लिखेंगे भाई, अगले 10 साल में, 10 साल के होराइजन में कितना डिमांड हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, डिमांड का पर ईयर ग्रोथ कितना होगा, ठीक है, करंट आपकी कैपेसिटी कितनी है, और कितना अमाउंट ऑफ पावर ऑब्टेन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ पावर, ये यहां से देख लीजिए, अमाउंट ऑफ पावर, कहां गया पेन, अमाउंट ऑफ पावर ऑब्टेन फ्रॉम पावर एक्सचेंज। पावर एक्सचेंज से आपने कितना लिया है, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करेंगे। पहली बात भाई कितना डिमांड होगा 10 साल में, हर सालाना कितना ग्रोथ होगा डिमांड का, करंट आपका कितना कैपेसिटी है, और कितना अमाउंट ऑफ ऑब्टेन कर रहे हो पावर एक्सचेंजेस से, ये सब आपको बताना है, ठीक है। ये सब आप एनालाइज करके जब डिस्कॉम कंपनी अपना रिपोर्ट जारी करेगी तो इससे ये पता चल पाएगा क्या कि भाई आपका पीक डिमांड कितना होने वाला है, तो कितनी कैपेसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, ताकि ये जो पीक डिमांड है वो फुलफिल हो सके। ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया ऐसा ना हो कि डिमांड अचानक से बढ़ गया तो फुलफिलमेंट ना हो पाए। दूसरी बात ये है जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, हर चीज का कॉस्ट, ठीक है, चाहे वो ऑपरेशन का हो, मेंटेनेंस का हो, फ्यूल कॉस्ट हो, स्टार्टिंग और शटिंग डाउन। अरे किसी इस पर्टिकुलर पूरे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट करने में भी खर्चा होता है, बंद करने का भी अलग खर्चा है, ठीक है ना। तो कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, इसका भी डिसीजन तभी ले सकते हैं जब सारा डेटा हमारे पास हो, ठीक है। तो ये सारा जो ऑप्टिमाइज करना है कॉस्ट को, ताकि कॉस्ट मिनिमम आ सके, बिजली का कॉस्ट मिनिमम आएगा कंपनीज को, तो जनता को भी सस्ते में बिजली मिलेगी। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस का, ठीक है। अच्छा, तो अब कुछ चैलेंजेस है। हमने ये अब दो चीजें देखी। पहले तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में पढ़ा, नया बिल के क्या फायदे नुकसान हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद नया बिल देखने के बाद हमने ये जो गाइडलाइंस है RAPF वाले गाइडलाइंस उसको समझा, ठीक है। तो इन सारा इश्यूज को समझने के बाद हमने देखा कि कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमको। कौन से चैलेंजेस देखेंगे? पहली बात, इन्होंने कहा कि ये आपने RPO को बढ़ाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में बहुत वेरिएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना।
मतलब कई सारे फ्रीक्वेंसीज हो सकती है और आपके वेदर कंडीशंस पे कई सारा डिपेंड करता है। मान लीजिए फ्लड आ गया, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया, तो उस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी पे आप निर्भर नहीं कर सकते, ठीक है। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सोलर एनर्जी आ रहा है, अचानक बादल आ गए, सोलर एनर्जी डबल नहीं बन पा रहा, तो वेदर वेदर कंडीशंस पे काफी हद तक डिपेंड करता है। और अभी आप कह रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना है, तो अगर आगे चल के कुछ ऐसा मतलब वेदर का प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है डिमांड वगैरह ना फुलफिल कर पाए आपके जो कंपनीज हैं, तो ये हो सकता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का आरपीओ बढ़ाने का एक नुकसान देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये जो शेयरिंग में काफी सारा दिक्कत हो जाता है भाई, स्टेट और जो रीजन के बीच में किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये इसमें डिस्प्यूट वगैरह ना हो, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और रिलायबल केटरिंग ऑफ पीक डिमांड, भाई पीक डिमांड को रिलायबली केटर होना चाहिए, ठीक है। ये कर पाना भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये आपके गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं, इन सबको मिलके इन सब चैलेंजेस को ठीक करना है। तो भाई क्या वे फॉरवर्ड, क्या सुझाव दिया जा रहा है? तो आप ये सुझाव दे सकते हैं कि भाई देखिए, डिस्कॉम्स को आपने कहा कि ये सारी चीजें आपको करनी है, लेकिन उनको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए भाई थोड़ा समय दीजिए, एक दो तीन साल का कम से कम, ठीक है। और उनको बताइए कि इस बीच ये एक डेवलपमेंट इंटरनल एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप कर सके अपने अंदर ही। मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के दबाव में सारा काम हो, अपना एक रिलेवेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप कर सकें इस टाइम में, इसकी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक हो गया, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क, RAPF, ठीक है। इन दोनों के बारे में पता चला, इसके चैलेंजेस देखे, वे फॉरवर्ड देखा, और क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके बारे में हमने एक चर्चा कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।